हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया भी था आपको कि आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सेकेंड चीज थी कि डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी चेंज नहीं आना चाहिए, मिक्सिंग के बाद कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आना चाहिए, तभी वो आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। थर्ड पॉइंट कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए आफ्टर मिक्सिंग के बाद, तो डेल बी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। एंड लास्ट पॉइंट जो था, फोर्थ पॉइंट था कि जिस तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में थे और बी के बीच में थे, मतलब ए और बी क्या है आपके, ए मान लो सोल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट है, तो जिस तरह का फोर्स सोल्यूट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था या फिर सोल्वेंट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, उसी तरह का फोर्स सोल्यूट और सोल्वेंट के बीच में भी एग्जिस्ट करेगा। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हमने एग्जाम्पल देख लिए थे, है ना, कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिक्सचर है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि बेंजीन और टोल्यूइन जो है आपका, वो भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, अभी क्या होता है, मैंने बताया था कि सभी जो सॉल्यूशन है वो आइडियल नहीं होते हैं, है ना, सभी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होते। कुछ एक जो होते हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, वो जो शो करते हैं ना आइडियल बिहेवियर, वो भी परफेक्टली आइडियल नहीं होते। ठीक है, मतलब आप उन्हें कह सकते हैं कि वो नियरली आइडियल है। कोई भी सॉल्यूशन इस दुनिया में परफेक्टली आइडियल नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है कि कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होती, वैसे कोई सॉल्यूशन भी परफेक्टली आइडियल नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद है नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बस जो बातें आपकी आइडियल सॉल्यूशन में थी, अगर वो सभी बातें नॉन आइडियल में नहीं होंगी। जैसे कि डेल एच मिक्सिंग उसमें जीरो था, तो इसमें क्या जाएगा, डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। आप लिख लेना, नॉन आइडियल में डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू, कोई ना कोई चेंज आएगा, एंथैल्पी में चेंज आएगा मिक्सिंग के बाद। और डेल बी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो करना, वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आता है। ठीक है, तीसरी बात, रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते हैं। क्लियर। और लास्ट चीज जो थी ना, कि जो मैंने बताई थी कि जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्वेंट, और वैसे ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सोल्वेंट के बीच में होने चाहिए आइडियल बनने के लिए, बट नॉन आइडियल में वैसा नहीं होता। सोल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सोल्यूट और सोल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, क्लियर। मतलब आप समझ रहे हो ना कि सोल्यूट का दूसरे सोल्यूट के साथ जिस तरह का फोर्स रहता है, उसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रहता है, वैसा फोर्स वो सोल्यूट सोल्वेंट के साथ नहीं बना पाता। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर दो केसेस आते हैं। अब देखो, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपने प्रेशर कैलकुलेट किया है ना, टोटल प्रेशर, तो आइडियल में तो वो उसके इक्वल आएगा, है ना, बट नॉन आइडियल में एक्चुअल प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल नहीं आता। या तो हो सकता है आपका एक्चुअल प्रेशर प्रेडिक्टेड या कैलकुलेटेड, जो भी बोल दो, प्रेडिक्टेड मतलब वही है जो आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है। ठीक है, या तो हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल प्रेशर है वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या प्रेडिक्टेड वैल्यू है उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर एक्चुअल प्रेशर कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आता है तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन ने कैसी डेविएशन शो करी है, पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन होता है किसी चीज से भटक जाना। ठीक है, जो चीज आइडियल नहीं है, अब नॉन आइडियल है, कहने का मतलब जाहिर सी बात है वो आइडियल वाले पाथ से भटक गई है। ठीक है, तो जिनका प्रेशर ज्यादा आता है, कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आता है, उन सॉल्यूशन को बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और इस बिहेवियर को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव डेविएशन में एक और चीज पढ़नी है कि जो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आर वीकर देन ए एंड बी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये ए आपका सॉल्यूट है और बी मतलब आपका सोल्वेंट है, सोल्वेंट सोल्यूट। ठीक है,
जब ये मिलेंगे, सोल्यूट को सोलवेंट में आप मिक्स करोगे तो सोल्यूट का सोलवेंट से कोई कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ मतलब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इंटरेक्शन आएगा, वटेवर। तो मैंने माना कि ए का जो बी से कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ये इंटरेक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि ये जो इंटरेक्शन है ये वीक है। किस इंटरेक्शन से वीक है ये? जो ए और ए के बीच में एग्जिस्ट कर रही थी और बी के बीच में एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब जो जिस तरह की इंटरेक्शन ए के बीच में एग्जिस्ट कर रही थी वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है किससे? जो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो जो नया हमारा मतलब मॉलिक्यूल बन रहा है ए और बी का मिलकर, वो जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अगर इनके बीच में ये जो नया आपका सॉल्यूशन बना है ए और बी का, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होने से क्या होगा? जाहिर सी बात है जब वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ कर रखेंगे नहीं ना, है ना, एक दूसरे को अच्छे से पकड़ कर नहीं रखेंगे तो जो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, आपके लिक्विड फेस में जो मॉलिक्यूल हैं वो इजीली क्या करेंगे? गैसियस फेस में चले जाएंगे, ठीक है। लिक्विड की टेंडेंसी होती है ना कि अगर वो सराउंडिंग में उसे कुछ एनर्जी मिल जाए, सराउंडिंग से कुछ थर्मल एनर्जी मिल जाए, तो वो जो मॉलिक्यूल होते हैं उस लिक्विड के, वो लिक्विड फेस छोड़कर गैसियस फेस में चले जाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना, बताया था ना, वो इंटरफेस वर्ड भी समझाया था लिक्विड और गैसियस फेस का, है ना, जहां से मॉलिक्यूल जाते हैं, क्लियर। तो अब अगर इन जो नया आपका सॉल्यूशन बना है, अब ए और बी के बीच में दोस्ती नहीं हो पाई है अच्छे से, ठीक है, समझे आप। अब आप इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि ये मान लो ए और ए है, जो आप ए जो है आपका, ये आपका किसी एक पर्टिकुलर विलेज से है, ठीक है, उस विलेज में उसी के जैसे लोग हैं, तो उसके अपने विलेज वाले लोगों से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। सिमिलरली बी जो है ना, बी दूसरे विलेज का है और बी की अपने विलेज वाले लोगों से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। जब मैंने ये फर्स्ट विलेज को, ए वाले विलेज को एक बंदे को बुलाया और बी वाले विलेज से भी एक बंदे को बुलाया, उनको बोला कि तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लो, अगर उनकी दोस्ती नहीं हो पाती है, ए बी की जो बॉन्डिंग है वो वीक है, मतलब उतनी अच्छी उनकी दोस्ती नहीं हो पाई, तो वो किस तरह की डेविएशन हुई है? वो पॉजिटिव डेविएशन हुई है, समझे। अगर देखो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती ना दो दोस्तों के बीच में, तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं, है ना। हो सकता है कभी ना कभी वो एक दूसरे को छोड़कर चले ही जाएंगे, है ना, चले जाते हैं ना जिनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती। तो क्या होगा अगर इन ए बी की बॉन्डिंग वीक हो गई, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा अगर इनको चांस मिल जाए, कहने का मतलब बाहर से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, तो ये क्या करेंगे? ये लिक्विड फेस छोड़कर सीधा गैसियस फेस में चले जाएंगे, ठीक है। और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल गैसियस फेस में जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा प्रेशर होगा, समझे आप। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल गैसियस फेस में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। इसी वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल गैसियस फेस में जा रहे हैं ना, इसी वजह से जो एक्चुअल प्रेशर आ रहा था ना, एक्चुअल प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड जो वैल्यू आई है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू तो आपके आइडियल सॉल्यूशन के बेस पर आती है। अब ये आइडियल तो है नहीं, इनकी ए बी की जो इंटरेक्शन है वो सेम नहीं है, है ना, जैसे ए और ए के बीच में थी और बी के बीच में थी। ए बी की जो इंटरेक्शन है वो कमजोर है, ठीक है, आइडियल तो नहीं है। तो इस वजह से जो ये मॉलिक्यूल है वो ज्यादा गैसियस फेस में चले जाते हैं और उनका जो प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर जो होता है वो ज्यादा रहता है, ठीक है, क्लियर। तो ये तो बात हुई आपकी पॉजिटिव डेविएशन की। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। ये चीजें समझने की है, थोड़ा पेशेंस रखें। अगर नहीं भी समझ में आता तो आप वीडियो को रीप्ले करें, ठीक है, वीडियो को रीप्ले करके सुने तो शायद दूसरी बार सुनने में आपको चीजें ज्यादा भी क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड है आपका नेगेटिव डेविएशन, ओके। पॉजिटिव डेविएशन देख लिया, अब देखना है नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? देखो जो आपका कैलकुलेटेड प्रेशर होता है ना, पी प्रेडिक्टेड क्या है आपका? कैलकुलेटेड प्रेशर, वो ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्चुअल प्रेशर से। मतलब यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन वाले में जो एक्चुअल प्रेशर है ना वो कम रहता है कैलकुलेटेड वैल्यू से, ठीक है। मान लो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 25, तो एक्चुअल प्रेशर 25 से कम ही होगा, 22, 23, 19, 18 कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि मैं बताती हूँ, जो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन हैं उनमें जो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आता है, ए और बी अब समझ में आ रहा है ना, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आ रहा है वो स्ट्रॉन्गर होता है। किससे किससे स्ट्रॉन्गर होगा? ए और ए के बीच में जो फोर्स है उससे स्ट्रॉन्गर है, और बी के बीच में जो फोर्स है उससे भी स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, मतलब इतना अच्छा बॉन्ड ए और ए के बीच में नहीं बना था, ना ही बी और बी के बीच में बना था, जितना अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए और बी के बीच में बन गया है। ठीक है, अब देखो जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आया है ना, उन दोनों के बीच में बढ़िया दोस्ती हो गई है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? तो इससे क्या होगा, क्या वो अगर दोस्ती अच्छी होती है तो क्या वो एक दूसरे को छोड़कर जाते हैं? कभी नहीं जाते, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इतनी इजीली एक दूसरे को छोड़कर मतलब लिक्विड फेज से गैसियस फेज में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई दूसरा मान लो ए और बी मान लो लिक्विड फेज में है, तो गैसियस फेज में जाने के लिए क्या होगा, ए को बी से अलग होना पड़ेगा। ए और बी इकट्ठे नहीं गैसियस फेज में जाएंगे ना, एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना जाएंगे। तो ये अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है इनका अलग होना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगर कम मॉलिक्यूल गैसियस फेज में जाएंगे तो कम ही क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर आपका कम होता है, एक्चुअल जो वेपर प्रेशर होता है वो कम रह जाता है नेगेटिव डेविएशन के केस में। तो आपको दोनों केसेस की सारी बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आपका एक्चुअल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है प्रेडिक्टेड से, whereas नेगेटिव डेविएशन में एक्चुअल कम होता है, प्रेडिक्टेड प्रेशर ज्यादा होता है। और दूसरी बात, पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट था उसके बीच में उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना है। ठीक है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये रीजन है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के। क्लियर? इसके बाद जो हमने पढ़ना है दैट इज जो आपको एग्जाम्पल देखने हैं और ये ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखने हैं और ग्राफ भी पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट देखो ये ए है और ये बी है। अब ए क्या शो कर रहा है, ये ए जो ग्राफ है ना ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मैं बताऊंगी कैसे पता चला मुझे। और जो बी है ना ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन, ये तो बता रही है जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल होता तो ये ग्राफ कैसा होता, जैसा ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं वैसा होता। ठीक है, बट अब सॉल्यूशन तो आइडियल नहीं है ना, पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड कौन किसके एग्जाम टाइप है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप है। तो मतलब मेरा सॉल्यूशन तो नॉन आइडियल है। अभी मैंने पढ़ा था कि पॉजिटिव डेविएशन में एक्चुअल प्रेशर ज्यादा होता है कैलकुलेटेड से, तो कैलकुलेटेड वैल्यू किसकी होती है, आइडियल वालों की है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो किन की आती है, आइडियल सॉल्यूशन की आती है। तो देखो मान लो कैलकुलेटेड वैल्यू ये है लाइट ग्रीन कलर की जहां एरो जा रहा है, दिख रहा है, और एक्चुअल प्रेशर जो है मेरा ज्यादा है, मतलब मेरा प्रेशर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना ये इसके ऊपर से जा रही है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल प्रेशर जो है इस कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है टोटल भी। और अगर आप P1 और P2 को इंडिविजुअली भी कंपेयर करेंगे तो उनका भी जो वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल वैल्यू से ज्यादा होगा या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होगा। देखो ये जो ग्रीन लाइन जा रही है P1 के लिए है ना, तो इतना होना चाहिए था अगर सॉल्यूशन आइडियल होता ना तो ऐसे ग्राफ जाता। ठीक है, बट ये आइडियल नहीं है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाया इसने, और पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर ज्यादा रहता है तो ग्राफ आपको देखो ऊपर की तरफ जाएगा। ये ग्रुप ये नीले कलर का दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है P1 का, और सिमिलरली हो जाएगा P2 का। ठीक है, तो आप अगर ग्राफ ऊपर की तरफ दिख रहा है, कर्व आपका ऊपर की तरफ है एक्चुअल वैल्यू से, तो मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन का है। अगर बी में देखो अब ये अगर कर्व नीचे की तरफ है, ये एक्चुअल है, ग्रीन कलर का एक्चुअल है, ये ब्लू कलर वाला नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में एक्चुअल प्रेशर कम होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्चुअल प्रेशर कम होता है। तो जो ग्राफ की जो प्लॉट होगा या फिर जो कर्व होगा वो भी नीचे की तरफ ही जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तो आपका पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है और ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, ये जो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अभी जो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देख लो। अब एग्जाम्पल मैंने लिखा है
मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। पहले मैं पानी पी लूं, एक तो ना ऑनलाइन क्लासेस में बोलते बोलते ना कंटिन्यूस बोलते बोलते इतनी प्यास लगती है पूछो मत। तो पॉजिटिव डेविएशन का पहला एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या फॉर्मूला है कार्बन डाइसल्फाइड का? CH2, ओके, एंड एसीटोन। एसीटोन का क्या फॉर्मूला है? CH3COCH3, ओके। तो मतलब ये जो दो मिक्सचर हैं, है ना, ये जो दो मिक्सचर हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब तुमको समझ में आ गया कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं का मतलब क्या हुआ कि जब इन दोनों का मिक्स करोगे ना इथेनॉल और एसीटोन को, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा या फिर इन दोनों का जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा मिक्सिंग के बाद वो ज्यादा होगा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा समझ में आ गया ना क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में जो सोल्यूट और सोलवेंट है, मान लो इथेनॉल सोल्यूट है, एसीटोन सोलवेंट है, तो इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होता, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होता है पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल इज ग्रेटर देन इथेनॉल एसीटोन। मतलब इथेनॉल और एसीटोन के बीच में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है जितनी इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में है। सिमिलरली जितनी अच्छी बॉन्डिंग एसीटोन और एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में होगी उतनी अच्छी बॉन्डिंग इथेनॉल और एसीटोन के बीच में नहीं है। तभी ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। अभी नेगेटिव डेविएशन का भी देख लेते हैं। देखो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखे हैं ब्लू कलर से मैंने, फिनोल एंड एनिलीन। अब मैंने बताया भी था फिनोल क्या होता है, एनिलीन क्या होता है, 11th क्लास में बताया था तुमको। देखो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा है तो क्या बोलते हैं उसको? फिनोल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है, NH2 लगा है तो बोलेंगे एनिलीन, ओके। तो फिनोल और एनिलीन का जो मिक्सचर है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, मतलब जो उनका एक्चुअल वेपर प्रेशर आएगा वो कैलकुलेटेड से कम आएगा। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, है ना, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये तीनों एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन के। आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो इसमें हम समझा देते हैं आपको। ये स्टोन और क्लोरोफॉर्म वाला एग्जांपल समझाती हूँ मैं, इन्होंने बुक वालों ने भी दे रखा है। सेकंड जो है ना क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये कैसे नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। देखो जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये रहा फॉर्मूला CHCl3, है ना क्लोरोफॉर्म, और ये आपका एसीटोन है जो मैंने अभी बताया था CH3COCH3, ठीक है, ये CH3COCH3। तो ये आपका एसीटोन है और इधर जो लिखा हुआ है CHCl इज योर क्लोरोफॉर्म। अब क्या होता है, अब मैंने आपको एक बॉन्डिंग पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर में, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब एग्जिस्ट करती है, तो तीन ही केस थे, है ना। कौन कौन से केस थे? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, ठीक है। अगर कहीं किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सिस्टम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के प्रॉक्सिमिटी में, प्रॉक्सिमिटी समझते हो ना कि आसपास आना, किसी चीज के पास आना, ठीक है, कि प्रॉक्सिमिटी में अगर हाइड्रोजन आता है तो वो ऑक्सीजन या वो नाइट्रोजन या फिर वो फ्लोरीन उस हाइड्रोजन के साथ कुछ बॉन्ड बनाएगा। जो वो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एसीटोन का ऑक्सीजन है, ये एसीटोन का है, और ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये क्लोरोफॉर्म का है। तो ये दोनों एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं ना, पास पास है ना दूसरे के, दूर दूर तो नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। ये कौन सा बॉन्ड होगा जी? ये होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अभी मैं इसको बताती हूँ, जब आपने इसको मिक्स नहीं किया था तो आपके पास एक बीकर में मान लो एसीटोन पड़ा था और एक बीकर में पड़ा था क्लोरोफॉर्म, है ना। तो जब एसीटोन पड़ा था तो एसीटोन में एसीटोन के ही मॉलिक्यूल थे, तो बॉन्डिंग किन के बीच में थी? एसीटोन के साथ थी, ठीक है। वहां पर कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म में तो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल थे, तो वहां पर भी ऐसा कोई केस नहीं बनता कि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आए। दो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है क्लियर। तो जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिक्स किया तब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हुई और हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। इसकी वजह से, क्योंकि पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था जब भी मिक्सिंग नहीं हुई थी,
तभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, अभी मिक्सिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा कि ये जो सोल्यूट और आपका सोलवेंट है, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया है, इनकी दोस्ती हो गई है अच्छे वाली, स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इनके बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से ये जो आपके मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड फेस को छोड़कर इजिली गैसियस फेस में नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ना, जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर कम हो गया कैलकुलेटेड से, तो मतलब ये है मेरा कि मेरा सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। इजी है ना, बड़ा इजी कंसेप्ट है ना। एक्चुअल प्रेशर कम हुआ तो मतलब मेरा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब ये जो है आपका, ये किसका एग्जांपल है, ये नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें इन तीनों में भी यही केस बनेगा, ठीक है, क्लियर। फिनोल और एनिलीन में भी और नाइट्रिक एसिड एंड वाटर में भी, कि इन जो सॉलिड और सॉल्वेंट है उनके बीच में जो फोर्स जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। अब देखो एक टर्म आती है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। आप शायद बुक में लिखा होगा, देख लेना, बट मुझे ऐसे याद है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मुझे नहीं पता बुक में कहाँ लिख रखा है इस टाइम। ओके, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इधर देखना, ये पर्पल कलर में लिखा हुआ ना, इसकी तरफ देखना, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, सॉलिड और सॉल्वेंट से बनाया है, और अब किसी ना किसी रेशो में तो आपने सॉलिड सॉल्वेंट डाले होंगे, है ना। तो मैंने अज्यूम किया कि मेरा जो सॉलिड और सॉल्वेंट का रेशो है दैट इज 1:3, मतलब 1 पार्ट सॉल्यूट का है, 3 पार्ट कितने हैं, किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं, मतलब 25% सॉल्यूट है, 75% मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर ये जो मिक्सचर बना है, सॉल्यूशन बना है, अगर ये एक एजियोट्रोप हुआ, अगर एक एजियोट्रोप बिहेव किया इसने, तो क्या होगा कि अगर मैं इस सॉल्यूशन को बॉयल करूं, इस सॉल्यूशन को बॉयल करूं, तो जाहिर सी बात है बॉयल करने पर जो लिक्विड फेस के जो मॉलिक्यूल है, सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है, वो वेपर फेस में जाएंगे, है ना, जाएंगे, जाहिर सी बात है बॉयल करने पर तो यही होता है, मॉलिक्यूल लिक्विड फेस छोड़कर वेपर फेस में जाता है, ठीक है। तो वेपर फेस में भी अगर अब वेपर फेस में आ गया, अब जो वेपर फेस में मॉलिक्यूल आए हैं ना, आपने उनको कलेक्ट किया और उनकी जो कंपोजिशन का रेशो देखा, मैंने ये देखा कि वेपर फेस में कितना सोल्यूट निकल के आया है और कितना सोलवेंट निकल के आया है, तो मैंने देखा कि जो सोल्यूट और सोलवेंट का रेशो था वो वेपर फेस में भी 1:3 ही था, मतलब जिस रेशो में कोई सोल्यूट और सोलवेंट लिक्विड फेस में प्रेजेंट था, उसी रेशो में वो सोल्यूट सोलवेंट वेपर फेस में भी प्रेजेंट है। अगर ऐसी कोई कंडीशन फुलफिल होती है तो वो जो सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉप्स कहलाएगा। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये कंडीशन हर सॉल्यूशन के लिए फॉलो होती है, बट जिनके लिए फॉलो होती है उनको हमने क्या बोला है, उनको हमने एजियोट्रॉप्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर एजियोट्रॉप्स आपको समझ में आ गए, जिनकी जो कंपोजिशन है लिक्विड फेस में और वेपर फेस में सेम रहती है, ठीक है, चेंज नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेपर फेस में सोल्यूट के ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए या सोलवेंट के ज्यादा हो गए अचानक से, है ना, ऐसा नहीं होगा एजियोट्रॉप्स में, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के एजियोट्रॉप है, ठीक है, जैसे आपने डेविएशन दो तरह की पढ़ी थी ना, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। सिमिलरली एजियोट्रॉप्स आर टू टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दो तरह के हो गए हैं, मिनिमम बॉइलिंग और दूसरे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब समझने की बात यह है कि किनको तो मिनिमम बॉइलिंग कहना है और किनको कहना है मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पॉजिटिव डेविएशन की, क्योंकि इसका जो लेना देना है उन्हीं से है, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन से और नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन से ही इनका लेना देना है। जो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन होते हैं आपके, हमने उसमें पढ़ा था कि एक्चुअल प्रेशर जो होता था वो कम ज्यादा होता था प्रेडिक्टेड से, ठीक है ना, पॉजिटिव में यही तो पढ़ा था। तो अब देखो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो एक चीज और समझना, बॉइलिंग होती क्या है। बड़े लोगों को लगता है कि बॉयल होना क्या होता है, कोई सॉल्यूशन को कब बोलते हैं कि ये बॉयल हो रहा है, गरम तो मान लो 50 पे भी हो रहा है, 60 पे भी हो रहा है पानी, है ना, 70 पे भी भाप निकलती है पानी में, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। तो मैंने ये चीज पहले कई बार क्लास में बताई है कि बॉइलिंग पॉइंट
वो टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो वो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर होगा जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब देखो इस चीज को समझो, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाना है। पॉजिटिव डेविएशन में जो है वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, एक्चुअल वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो आपको जब एक्चुअल वेपर प्रेशर ज्यादा हो है तो आपको उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप उसे गर्म करोगे ना, तो थोड़ा सा गर्म करने के बाद वो जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? मान लो मेरे को अभी मेरा टास्क है मुझे 100 नंबर लाने, मेरा टास्क क्या है 100 नंबर लाने, मेरे जो नंबर है वो 97 है। ठीक है, 97 है, तो मुझे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा ना 100 लाने के लिए, ज्यादा एफर्ट तो नहीं करना पड़ेगा, है ना। कोई थोड़ा सा मुझे हेल्प कर देगा वैसे ही मैं, या मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लूंगी तो मेरे 100 आ जाएंगे। तो मेरे लिए थोड़ा इजी हुआ ना, कम कम एफर्ट लगा ना मेरा। तो सिमिलरली इनका जो वेपर प्रेशर है वो ऑलरेडी ज्यादा है ना, एक्चुअल प्रेशर ज्यादा है ना इनका, तो इनको थोड़ा सी हीट की जरूरत होती है, जिसके बाद ये इनका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो दे रिक्वायर लेस हीट इन बॉइलिंग। अगर इन्हें कम हीट की रिक्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है मतलब ये बहुत कम टेम्परेचर पे ही क्या कर लेंगे, बॉयल होना शुरू कर देंगे। मान लो ये 40 डिग्री की मतलब मैंने इनको हीट किया और देखा 40 डिग्री सेल्सियस पर ही इनका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है ना, तो कम टेम्परेचर पे ही ये बॉयल करना शुरू कर गए है ना, इसलिए इनका नाम पड़ गया मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। ठीक है, क्योंकि ये सबसे अपने मतलब जो पॉसिबल इनके टेम्परेचर थे उनमें सबसे कम टेम्परेचर पर ही बॉयल करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए मिनिमम इसलिए कहा गया क्योंकि ये दे रिक्वायर वेरी लेस हीट। ठीक है, मिनिमम हीट दे रिक्वायर इन बॉइलिंग। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव डेविएशन क्लियर होगा। बाकी मैं एक बार इसको चैप्टर सॉरी लेक्चर खत्म करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगी सो दैट कि आपको कोई डाउट ना हो। अब बात आ गई है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। अब हमने समझना कि मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग समझने के लिए आपको नेगेटिव डेविएशन पे आना पड़ेगा, है ना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप समझने के लिए पॉजिटिव डेविएशन पे आए थे, तो मैक्सिमम के लिए किस पे जाओगे, नेगेटिव वाले पे, है ना। तो जो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन थे, अब बहुत अच्छे से याद हो गया हमको कि एक्चुअल प्रेशर जो था वो कम था, किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से, है ना। एक्चुअल प्रेशर जो होता है वो कम होता है। इसका मतलब ये है, मान लो मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 80 आए, स्कूल वालों ने बोला था कि ये लड़के नहीं, चलो मेरी स्कूल वालों की एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 90 नंबर आए, तो मेरा जो एक्चुअल नंबर आए वो कम आए हैं, मान लो मेरे आगे 85, है ना। अब लाने कितने हैं, टोटल टारगेट कितना है मेरा 100 का, है ना। अब तुम सोचो, मैं तो जितने एक्सपेक्ट थे मुझसे कि मैं इतने ला सकूंगी, मेरे उससे भी कम आए हैं, तो अब मुझे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब मुझे लोगों को भी, टीचर को भी मेरे ऊपर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और मुझे भी ज्यादा देर तक पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि इनका एक्चुअल प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी कम है, जितना कैलकुलेट करके आना चाहिए था ना उससे भी कम है, तो मतलब इनको हमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना, बॉईल करने के लिए, क्योंकि प्रेशर इनका कम है ना। तो इनका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में ज्यादा हीट डिमांड करेगा क्योंकि प्रेशर कम है। ओके, तो दे रिक्वायर मोर हीट फॉर बॉइलिंग, सिंपल सी बात है ना। तो इससे क्या होगा, क्योंकि मोर हीट रिक्वायर है ना, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए इनका नाम पड़ा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर लेंगे बॉयल होने में। ठीक है, अब मेरी बात दोबारा से सुनो। अब देखो, पॉजिटिव डेविएशन है, एक नेगेटिव डेविएशन थी, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक्चुअल प्रेशर ज्यादा था, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे उसे थोड़ा सा ही हीट करना पड़ा, सो दैट उस जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, है ना। तो मेरे को थोड़ा सा लेस हीट देना पड़ा उसको। अब क्या हुआ कि अगर मैंने कम हीट दी है तो मतलब टेम्परेचर भी कम ही राइज हुआ होगा, है ना। जितनी हीट देते हैं उतना टेम्परेचर राइज होता है, अगर थोड़ी हीट दी है तो मतलब थोड़ा टेम्परेचर राइज होगा। तो इनको क्या बोला गया, इसलिए इनको नाम दे दिया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि आपने इसको थोड़ी सी मिनिमम से हीट प्रोवाइड की। ठीक है, अब देखो नेगेटिव डेविएशन वाले में क्या था, एक्चुअल प्रेशर कम था, अब एक्चुअल प्रेशर कम है, ठीक है, और मेरे को इसको लाना है किसके इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना।
तो मेरे को इन सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अगर हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, मतलब जिस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन बॉयल होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि हीट ज़्यादा लग रही है। तो इसकी वजह से इनका नाम पड़ गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बड़ी अच्छी से क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर आगे आपके एजियोट्रॉप, फिर पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कौन से होते हैं और मिनिमम कौन से होते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी एक चीज मैं और बता देती हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ये जो टॉपिक है ना जी आपका 2.6, ये ऐसा टॉपिक है जिससे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन ना आया हो। ये ऐसा टॉपिक है, इससे डेफिनेटली मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं ना, हमेशा इस पूरे टॉपिक में से किसी न किसी, मतलब 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, उन चारों में से किसी न किसी पे न्यूमेरिकल डेफिनेटली आता है। कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है बट न्यूमेरिकल तो मैंने डेफिनेटली देखा। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर कोई छोड़ के जाए ना तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इससे तो क्वेश्चन आना है और हम फिर भी इसको छोड़ के जाएंगे तो फिर तो हम बेवकूफ ही हुए ना। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब होती क्या है जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? देखो, ये जो प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती हैं। सोल्यूट का नंबर का मतलब कि कितना सोल्यूट आपने ऐड किया है, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, कितना ऐड किया है। अमाउंट पे नंबर, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है ना, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस बात पे डिपेंड करेंगी ये प्रॉपर्टीज। और इस बात पर कतई डिपेंड नहीं करती है कि उस सोल्यूट का नेचर क्या है, मतलब नेचर से कोई लेना देना है ही नहीं। सोल्यूट के नेचर से इन प्रॉपर्टीज का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, ये किस चीज से अफेक्ट होती हैं? सिर्फ इस बात से अफेक्ट होंगे ये कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं किसी सॉल्यूशन में। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उस तरह का चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो किस बात पे डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पे। पहली है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, मैं इसका हल्का सा इंट्रो दूंगी, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आज थोड़ा सा ना पढ़ाऊं, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊं, ज्यादा ना हो जाए, मुझे पता भी नहीं कितना रिकॉर्ड हो गया है ये। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लेते हैं। देखो, एक टर्म है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग होता है कम होना, वेपर प्रेशर की में क्या कमी आई है वो बताता है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लॉरिंग का क्या मतलब है? रिलेटिव लॉरिंग क्या हुआ? देखो, रिलेटिव जहां भी टर्म आएगी ना, इसका मतलब है वो किसी ना किसी के कंपैरिजन में है, किसी ना किसी के कंपैरिजन में, किसी ना किसी से रिलेट करके देखना है। अब देखो कैसे देखेंगे, मैं बताती हूँ आपको। हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी है ना अपने, हमारी जो इक्वेशन है रॉल्स लॉ की, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, है ना। वेपर प्रेशर के बारे में बताया ना रॉल्स लॉ ने। तो x1 क्या था? मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन, और P1 क्या था? जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका प्योर, जो वो फर्स्ट कंपोनेंट होगा आपका प्योर स्टेट में जब होगा उसका वेपर प्रेशर। और P1 क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जब तो वो अकेला था, आपने उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया, उस टाइम उसका जो वेपर प्रेशर था ना उसको तो बोलेंगे P1 नॉट। बट जब आपने उसका सॉल्यूशन बना दिया, उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसको ऑब्वियसली पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे, तो उसको हम डिनोट करते हैं P1 से। क्या? तो अभी ये आ गया P1 है ना, x1 P1। अब देखो यहाँ पर क्या है, डेल P1 क्या होगा? डेल P1 मतलब चेंज इन प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो कितना चेंज आएगा? जब तो वो प्योर कंपोनेंट था, मतलब जब कुछ ऐड नहीं किया था, तब उसका जो प्रेशर था उसमें से आप माइनस कर दीजिए उसका पार्शियल वेपर प्रेशर। चेंज कैसे देखोगे? जब तो तुम स्कूल में थे तब तो तुम्हारे इतने नंबर आ रहे थे, जब तुम घर पे चले गए तब तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं, है ना। तो आप दोनों में इस माइनस ही तो करोगे, दोनों वैल्यू को, तो वैसे माइनस कर दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ? P1 नॉट माइनस P1 हो गया। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू पुट कर दो, ये देखो ये P1 है ना माइनस में, यहाँ पे P1 की वैल्यू पुट कर दो। P1 की वैल्यू क्या है? x1 P1 नॉट, तो मैंने डाल दिया x1 P1 नॉट माइनस करके, है ना। अब देखो दोनों में P1 नॉट कॉमन है तो बाहर निकाल लिया P1 नॉट, बचा क्या? जब P1 नॉट आपने बाहर निकाल लिया तो बच गया 1 माइनस x1। ठीक है, ये आपका आ गया डेल P1, मतलब लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, या कहो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर।
कितना रिड्यूस हुआ है वो किस बात से पता चलेगा, P1 नॉट 1 माइनस x1, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, ये होगा पर डेल P1 कि कितना वेपर प्रेशर आया, कितना कमी आई है वेपर प्रेशर में, अपॉन में आपको करना पड़ेगा उस कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो टर्म है ये आपको बताती है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि हम ये जो रिडक्शन देख रहे हैं वो किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, वो P1 नॉट के कंपैरिजन में देख रहे हैं। तो जब आप इस वैल्यू को P1 नॉट से डिवाइड कर दोगे तो ये रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बन जाएगी। ये सिर्फ क्या थी, ये डेल P1 या डेल P1 ये जो वैल्यू दी है ये सिर्फ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए आपको इसको किसी ना किसी चीज से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने डिवाइड किया है P1 नॉट से, मैं P1 नॉट से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आई थी ना आपकी, क्या बोलते हैं, सॉरी कहाँ गई मैं, डेल P1 है ना, डेल P1 की जो वैल्यू है आपकी P1 नॉट माइनस P1 है ना, इसको पुट कर दिया, डिवाइड में P1 नॉट है। अब कर दो इसको जी, P1 नॉट माइनस इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी x2। सिंपल सी बात है, देखो ये वैल्यू थी ना P1 नॉट 1 माइनस x1 है ना, ये डेल P1 की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे पुट किया अगर डेल P1 की वैल्यू है ना, इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, P1 नॉट है ना। तो ये जो P1 नॉट है ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले P1 नॉट से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला P1 नॉट इस वाले P1 से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया 1 माइनस x1। 1 माइनस x1 किसके इक्वल होता है, x2 के, है ना। मैंने बताया था ना दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2, तो वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, सेकेंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, ठीक है। अब मैंने एक बात और बताई थी, 2 और 1 क्या होता है पिछले लेक्चर में, है ना। 1 किसके लिए यूज करते हैं, 2 किसके लिए, मत भूलना। जो 1 होता है वो सोलवेंट के लिए यूज किया जाता है, 1 जो टर्म है ना सॉल्यूशन चैप्टर में वो सोलवेंट के लिए है, और जो 2 लिखा हुआ ना जिसके यहाँ पर, वो सोल्यूट के लिए है। तो x2 किसकी मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट की। अब P1 किसका प्रेशर है, सोलवेंट का, ठीक है। अब हम क्लियर है, ये नहीं भूलना आपको। ये जो फॉर्मूला है ये तो बिल्कुल ही रट्टी लो 2.25 में, क्योंकि इसकी बड़ी एप्लीकेशन है आगे। अब उसके बाद x2 आ गया था ना, जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर था वो x2 के इक्वल आ गया था। अब x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 मोल फ्रैक्शन है ना, तो x2 की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकंड कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 कर दिया जी हमने। तो जब ये वैल्यू आई ना n2 ओवर n1 प्लस n2 आ गया। एक मिनट, सॉरी ड्यू टू सम इमरजेंसी मुझे एकदम से जाना पड़ा, क्लियर। तो यहाँ पर n2 ओवर n1 प्लस n2 आया था, ठीक है। तो n1 जो है आपका सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल है, n2 आपके सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो क्या हुआ जी, जाहिर सी बात है जो सोल्यूट होता है ना सॉल्यूशन में, ऑब्वियसली वो सोलवेंट के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि n2 की जो वैल्यू होती है ना दैट इज वेरी लेस देन n1 के कंपैरेटिवली n2 की वैल्यू बहुत कम होती है। तो मतलब आप डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना n1 प्लस n2, यहाँ पर n2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि n2 की वैल्यू जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू n1, ठीक है। तो जो इक्वेशन है ये 2.26 किसमें बन जाएगी, n2 ओवर n1 बन जाएगा, ठीक है। समझ गए ना कैसे किया मैंने डिनोमिनेटर में से n2 को इग्नोर, क्योंकि n2 की जो वैल्यू है वो बहुत कम है इस वजह से। अब ये आ गई क्वेश्चन 2.27। तो जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल आ गया है, n2 ओवर n1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते जाओ। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना दैट इज 2.28 ये वाली इक्वेशन, क्योंकि इन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, ये जो आप पढ़ रहे हो पहली जो आपने भी पढ़नी शुरू करी है, इसमें जो न्यूमेरिकल जनरली आता है ना उसमें अक्सर आपसे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किसके लिए आता है कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर n2 और n1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना।
सिमिलरली n1 की वैल्यू पुट कर दो, W1 ओवर क्या हो जाएगा M1, तो डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर में होता है वो कहाँ चला जाता है न्यूमरेटर में, इसलिए जो M1 है मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। समझ गए ना, आप सिंपल वैल्यू पुट करके देख लेना, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। N2 की वैल्यू पुट करो, W2 ओवर M2 है ना, वेट ओवर मास, और N1 की वैल्यू क्या होगी W1 ओवर M1, पुट करके देख लेना यही आएगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन आ गई ना, ये इसकी सबसे बढ़िया यूटिलिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब कुछ दे देगा, मान लो P1 नोट भी दे देगा, P1 की वैल्यू दे देगा, W2 दे देगा, W1 दे देगा, और M1 भी दे देगा, M2 पूछता है जनरली वो सोल्यूट का मोलर मास पूछ लेता है, कुछ और भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, पर पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ज्यादातर जो आते हैं मोलर मास पे आते हैं, और किसी चीज पे भी आ सकते हैं, कुछ और मान लो P1 नॉट भी पूछ सकता है, ऐसी कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो M2 ही पूछे, ठीक है। तो बट ये है कि जिसको फॉर्मूला याद होगा, कंसेप्ट पता होगा, उससे कुछ भी पूछ दिया जाएगा ना वो आंसर कर देगा, और जिसको नहीं होगा पता वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे टीचर को बड़ी खुशी मिलती है। अभी ये बंद होने का ही नाम नहीं ले रहा है।